देखो, बोन्स का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। बोन्स के लिए कैल्शियम, मिनरल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं केयर करने के लिए, मगर एक तरह की स्पेसिफिक बोन जो है उसका ख्याल थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वो बोन है जो एक्सपोज्ड है, बॉडी के अंदर नहीं है। उस तरह की बोन को बोलते हैं अपने दांत। यस, एग्जैक्टली। हम लोग जैसे क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए तमाम जो महिलाएं हैं या फिर आजकल तो मेल्स भी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो चुके हैं और अपने आप को थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल दिखाने के लिए हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए उसके लिए तो हम अवेयर हैं, बट समहाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती है वो है हमारी स्माइल। उसका ख्याल हम कहीं ना कहीं नहीं ढंग से रख पाते हैं और इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कैविटीज़ का इश्यूज़ भी आने शुरू हो जाता है। हमारे आज के गेस्ट इसी क्षेत्र के हैं, डॉक्टर गंधर्व, जो एक लंबे समय से एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और आज हमें वो बहुत सारी अलग अलग तथ्यों और फैक्ट्स से हमें अवेयर कराने वाले हैं, जिसमें हमें पता लगेगा कि कौन कौन सी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम बचपन से, जो बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं या फिर वृद्ध हैं, वो लोग अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं और एक अच्छा और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का शो जो है द जिज्ञासा शो। बात होती है दांतों को क्लीन रखने की, तो कितने घंटे का स्पैम होता है वो, मतलब आप मान के चलिए बीच में कितना डिफरेंस आता है। जैसे अभी अगर हम कहें तो पर्सनली हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं बेटा 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, बट हमारी इतनी हार्ड एंड फास्ट लाइफ हो चुकी है, इतना ज़्यादा रेगुलर अपन लोग भागने लगे चीज़ों पे कि कभी कभार तो शायद मॉर्निंग का भी हम लोग ब्रीच कर देते हैं, उसके बाद च्युइंगम चबा लेते हैं अंग्रेज़ों की तरह, कि च्युइंगम चबाई और जितनी दांतों की सफाई हो कर ली। जब आउटडोर ट्रैवल कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे इतना ध्यान। हाँ, मतलब आउटडोर्स में जब आप जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप काफ़ी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। मान लीजिए ठंड ज़्यादा तो नहाना बंद कर दिया, ठीक है। अब आपका ट्रैकिंग कैंपिंग चल रहा है तो उस टाइम पे आपने मतलब ब्रश व्रश सब कुछ, बस कुछ ना कुछ जंक फूड खाए जा रहे हैं, स्पेसिफिक वे में चल ही रहे हैं। तो जब हम इन सब आउट ऑफ कोर्स चीज़ों को छोड़ें तो कहीं ना कहीं हमें कितनी देर तक, कितने समय तक, मतलब कितने देर के बीच, आवर्स के बीच में दूसरी बार ब्रश कर लेना चाहिए, कायदे से बताया जाए तो? देखिए, जनरली तो 2 टाइम ही करना है आपने, है ना? 2 टाइम करना है, एक बार मॉर्निंग में, एक बार रात में सोने से पहले। उसके लिए आप जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं कभी-कभी होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ हम खाए जा रहे हैं कि साथ में लोग हैं, कुछ ना कुछ, कभी फ्रूट दे दिया, कभी कुछ दे दिया, खा लिया, है ना? तो कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। अगर एक दिन की बात है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आप रेगुलरली ऐसा कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट आने वाला है। इससे बचने के लिए आप बीटाडीन का माउथ वॉश आता है ना? हम बीटाडीन उसको रख सकते हैं अपने साथ में, आपने चलते फिरते ही कुल्ला कर लिया कहीं। बीटाडीन कोई केमिकल सब्सटेंस है? बीटाडीन एक सॉल्यूशन है, पाउडर आयोडीन सॉल्यूशन है, जो ब्राउन कलर का। एक तो पेस्ट होता है जो चोट पे लगता है, बीटाडीन, वो एंटीसेप्टिक। बिल्कुल, वो पेस्ट फॉर्म में आता है, वो फिर लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो उसको क्या है कि आप जनरली यूज़ भी कर सकते हैं कि आप जैसे कभी नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, गम्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या आपको लग रहा है कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, तो उससे आप 1 मिनट कुल्ला कर लीजिए, है ना? तो मतलब आधा पानी आधा उसे लेके, 1 ढक्कन बहुत होता है। और दिन भर के हर एक मील के बाद कि नहीं, जैसे लंच के बाद कर लिया आपने, लंच किया उसके बाद आपने कर लिया। जनरली तो पानी से, आप साधारण पानी से कुल्ला करिए, जो नॉर्मली हमें कहीं भी पानी मिलता है, टैप वाटर है, चाहे आप बॉटल का पानी यूज़ कर रहे हैं, दोनों तरीके से सेम है, ऐसा कोई उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर नहीं हो पा रहा तो कभी नमक भी डाल सकते हैं, गुनगुने पानी में नमक के कुल्ले भी कर सकते हैं। हाँ, मैं आपसे ये चीज़ पूछने वाला था कि वो जैसे हम लोग मतलब देसी उपचार होते हैं कुछ ना, कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि हम पॉसिबली कभी कभार हम लोग ट्रैवल पे चले जाते हैं या फिर कहीं भी चले जाते हैं, तो हमारे पास वो इम्यूनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। तो उस इम्यूनिटीज़ को थोड़ा सा बाईपास करते हुए अगर हम कुछ देसी इलाज की बात करें जो हमारे मतलब इन द एब्सेंस ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट थिंग्स, हम वो एज एन ऑल्टरनेट उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवल में तो यही हुआ, आपका माउथ वॉश हुआ, ब्रश तो आपका देखो, छोटा पेस्ट एक यूज़ अपना साथ में रखिए, ब्रश रखिए, है ना? जनरली जैसे हम अपने आइटम्स रखते ही हैं, बाकी पूरी किट एकदम प्रॉपरली। हाँ, एक एक माउथ वॉश आप साथ में रखिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप, लगता है कि आपको मैं जल्दी में हूँ, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो लेकिन वो कभी कभार के लिए ही है, जनरली आपको ब्रश ही करना है, जो आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रखेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रशिंग ही है, और वो भी सॉफ्ट वाले ब्रश से, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश से। और बहुत तेज़ी में नहीं, हम सुबह रहते हैं कि जल्दी जल्दी हम भाग रहे हैं, फटाफट जाना है, ऑफिस जाना है, यहाँ कॉलेज जाना है,
तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, हम बहुत तेज़ी में ब्रश करते हैं, फटाफट भागते हैं, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा पेशेंटली वो साइकिल प्रोसेस में। हल्का सर्कुलर मोशन। तो स्पेसिफिकली कोई मतलब कोई भी टूथपेस्ट अपने वो काम चलेगा या फिर क्या कहते हैं कुछ वही वाले मेडिकेटेड टूथपेस्ट हमें खरीदने हैं? नहीं, आप अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यंग एज में है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसका कि आप स्पेशली जो रिकमेंडेड पेस्ट हैं वही करें। जनरली जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन सभी को उपयोग, उनमें से जो आपको लगता है कि मुझे ठीक लग रहा है वो कर सकते हैं। हाँ, ये हम ज़रूर कहते हैं हमेशा अवॉइड करिए कि आप जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस है, जो बहुत ज़्यादा आपको मिंट फ्लेवर दे रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि एकदम फ्रेश मेरा ब्रीथ हो जाएगा, मतलब फूलों जैसा झड़ने लगेगा मुँह से, इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। क्योंकि मैंने अवॉइड करना चाहिए, मतलब जो कोलगेट या क्लोजअप या कुछ ऐसे मुंह से एकदम हाँ, खुशबू मैं निकलती। तो नहीं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसका आपकी म्यूकोसा पे असर आता है। मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि म्यूकोसा थोड़ा ड्राई, मतलब अंदर का जो आउटर पार्ट है वो थोड़ा इफेक्ट होता है उससे। लगता है मुझे, ऐसा पर्सनली फील होता है। लेकिन इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जो आप उन्हीं की, मैं किसी कंपनी को ऐसा नहीं कहता हूँ कि कोई कंपनी अच्छी है या ख़राब है, उन्हीं के जो जनरल पेस्ट हैं वो यूज़ कीजिए कि आप। और ये जो आते हैं इस टूथपेस्ट में नमक है, मिर्च है, मसाला है, अदरक, लहसुन, क्या चीजें हैं ये? और होना है हाँ, ये क्या है, ये क्या कमाल है? कभी कभी क्या होता है, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होता है। जैसे जनरली पहले लोग अगर हम बहुत पीछे जाते हैं समय में, तो नमक का उपयोग भी कर लेते थे, नमक चारकोल सब आ रहा है अब तो, कोयले का भी यूज़ करते थे, कोयले का भी, हाँ। है ना। और नीम का दातुन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था। और अभी भी तो उन्हीं चीज़ों को दोबारा से वापस लाया गया है मार्केटिंग के थ्रू कि इसमें ये है, इसमें ये है। जैसे आप कहते हैं कि नीम का दातुन है, तो नीम के दातुन को यूज़ करने के लिए जाहिर सी बात है पहले तो चबाना पड़ेगा, देन उसके आगे के वो बनाने पड़ेंगे फ्लावर से, देन आप उसको दांतों के माध्यम से करेंगे। तो हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली सारे डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं लगभग लोगों से कि आप पेस्ट यूज़ करिए, पाउडर यूज़ ना करिए, क्योंकि वो दांतों को ज़्यादा ऊपरी लेयर को घिस देता है। तो सेम एसेंस तो आपका नीम का दातुन भी देगा, क्योंकि वो भी उसी तरीके से ही हार्श तरीके से काम करेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो दांतों की स्ट्रेंथ है उनसे उसे इम्पैक्ट नहीं करेगा। हाँ, देखिए, जब कुछ नहीं है हमारे पास तो वो बेटर है ना। और अगर हमें उसके प्रोडक्ट के एक्सट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा कि इस प्रोडक्ट में ये है, इसके अंदर ये है, किसी में नीम है, किसी में ये है, किसी में नमक है, किसी में कुछ, तो जब वो मिल रहा है तो हमें वो वाले यूज़ कर लेने चाहिए, है ना, डायरेक्टली उसे यूज़ करने चाहिए। लेकिन अगर नहीं है, मान लीजिए अवेलेबिलिटी ही नहीं है हमारे पास, अभी लग रहा है कि यार नीम से कर लेते हैं, हमें कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है वो बात। होता क्या है कि कभी कभी में कोई दिक्कत नहीं है, हमें जनरली में यूज़ नहीं करते, है ना। बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हम रेगुलर बेसिस पे उसी पे रिलाई कर रहे हैं कि हम डेली बेसिस पे उसे यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी की तो कोई बात नहीं है। नीम तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ऐसा सदियों से यूज़ हुआ है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इसका उपयोग हुआ है। लेकिन अगर उसके एक्सट्रैक्ट हमें मिल रहे हैं, जो पेस्ट फॉर्म में मिल रहे हैं, तो हमें वो यूज़ कर लेने चाहिए, है ना। सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। अब मेरे ख्याल, मुझे नहीं लगता कि आउटर टू आउटर एरिया में भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होंगे। आजकल इतना पहुंचाया गया है मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सॉलिड। तो जो जब अगर हम पेस्ट की बात करें, जब उसका इवोल्यूशन हुआ था, तो उसमें उस टाइम यही था कि हाँ, लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए कि आपके दांतों को क्लीन रखेगा। जाहिर सी बात है उस पर कुछ ना कुछ तो उन लोगों ने रिसर्च करी होगी, तभी उसको निकाला। बट हाँ, जो उसके पीछे की साइकोलॉजी थी वो इस चीज़ को लेकर थी कि लोगों को थोड़ा ब्रश करने के बाद फ्रेश महसूस हो, और उनको फ्रेश महसूस होगा तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें में बहुत अलग तरीके से। देखिए, आप जनरली कभी भी अपना कोई भी बॉडी है, जैसे आप नहाते भी हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप फ्रेश फील करते हैं, है ना। ऐसे ही आपका ओरल हाइजीन है, अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हैं तो आप बात करेंगे तो कॉन्फिडेंट रहेगा, आपके दांत चमक रहे हैं, साफ़ हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, स्माइल करते हुए सामने से बात करते हुए। वो तो है ही है, एस्थेटिक तो एक पार्ट है ही है, और कॉन्फिडेंस भी हमें दे ही रहा है वो। लेकिन मेन हमें क्या है कि उसका कंडीशन भी हमें देखना है कि आपके बैड इफेक्ट भी ना आए उस पर। तो जेंटल जितने ब्रश पेस्ट हैं उतने मैं एडवाइस करता हूँ कि वो आप जितने जेंटल हो सके उतने करें, यूज़ करें, बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस के पीछे ना भागें। ना भागे, जो नेचुरली प्योर चीज़ एसेंस अवेलेबल है उनको यूज़ करें, देन उसको स्टार्टअप करें। नहीं, वो भी बात सारी बेहतर है अगेन, क्योंकि मेरे को पर्सनली लगता है कि लोग अपनी ब्यूटी पे तो ध्यान दे रहे हैं, लोग मेकअप कर लेते हैं, बाल बना लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं। कोई तरह तरह के, जिसकी दाढ़ी नहीं आ रही उसकी दाढ़ी, ओंगले पे तरह तरह की क्रीम्स आ गई हैं, जिसके बाल
सेट नहीं हो पा रहा उसके लिए जेल आ चुका है, जिसका चेहरा सांवला है या बहुत ज़्यादा गोरा है या फिर चेहरे पे किसी प्रकार के कोई दाग है उसके लिए कोई क्रीम आ गई है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम मार्केट अवेयरनेस की बात करें तो दांतों को अच्छा रखना सिर्फ थोड़े ज़्यादा पैसे वालों का अधिकार है बन के रह गया है। अल्टीमेट जो इकोनॉमिक क्लास हम जैसे लोग और तो थोड़ा लोअर क्लास लोग हैं, वो लोअर क्लास आदमी तो उसको तो खुद लगता है वो प्लास से अपना दांत खींच देगा। लेकिन जो इकोनॉमिक क्लास है, लोअर मिडिल क्लास आदमी है, उसको पर्सनली यही लगता है कि जब तक हद पार ना हो जाए, जिस दिन मुझे जिस रात को नींद ना आए और दांत दर्द से मुझे बुखार आ जाए, उस हद से पहले लोग एट द एंड आप तक नहीं पहुंचते हैं। मतलब नहीं पहुंचते, वो हद आने का इंतजार करते हैं लोग कि दर्द हो, फिर शायद आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो पाता होगा दांत को बचा पाना, कैविटी वेविटी एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं ये ओरल हाइजीन को की लेस मेंटेनेंस या फिर लेस अवेयरनेस का नतीजा है। तो इस प्रोसेस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा इसमें इशू है। एक तो आपने जैसे कहा कि अवेयरनेस का इशू है। थोड़ा कभी कभी ट्रीटमेंट चार्जेस को लोग सोच के थोड़ा पहले से ही अवॉइड करते हैं कि यार अभी, या फिर जैसे अभी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है मान लीजिए, तो कि यार ठीक है अभी थोड़ा बाद में दिखा लेंगे, नेक्स्ट मंथ दिखा लेंगे, 3 महीने बाद दिखा लेंगे, है ना, अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें करती हैं जो आदमी को अवॉइड करती हैं, ठीक है, क्योंकि आज की थोड़ा लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया है कि आदमी परेशान रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं बिजी है, जॉब पे जा रहा है, कभी यहाँ पे जा रहा है, कभी अपने पर्सनल काम है बहुत सारे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर देना है आपको। सेल्फ अगर आप खुद ठीक हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उतनी अच्छे से निभा सकते हैं। मतलब इन जनरली ही कह रहा हूँ मैं, तो ये कोई वैसा नहीं है, लेकिन ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि आप भी यहीं से आप जो अपना इंटेक ले रहे हैं, जो आप कैलोरीज ले रहे हैं, जो आप फूड आइटम्स ले रहे हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, विटामिन जा रहे हैं, वो सब यहीं से ले रहे हैं ना। फिर अगर यही प्रॉब्लम है, ना तो आप खा पा रहे हैं ढंग से, ठीक है, ना आपको फ्लेवर आ रहा है अच्छा, ना आपको स्माइल कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, और इन्फेक्शन का भी चांसेस हैं आपको कि इन्फेक्शन हो रहा है, कभी प्रॉब्लम हो रहा है, कभी स्वेलिंग आ गया है या कभी पेन हो गया है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, अगर हो जाता है, देखिए ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा प्रॉब्लम है तो, मतलब ओरल कैविटी है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। लोगों में थोड़ा सा इसके लिए डर ये है कि हम जाएंगे तो हमारे क्या ट्रीटमेंट चार्जेस लगेंगे, इस तरीके से भी कुछ लोग सोच लेते हैं। थोड़ा इसमें एक इशू ये भी है कि जिस तरीके से मेडिकल इंश्योरेंस है ना, मेडिकल इंश्योरेंस क्या करते हैं, व्यक्ति को सिक्योर कर देते हैं। अगर आदमी को पता लगता है कि इस तरीके से जाना है तो अपना एक पॉलिसी है उसके पास रहता है कि वो उससे जाके अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं, एडमिट होते हैं या जैसे भी उन्हें करना होता है। और इसमें गवर्नमेंट के भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, जैसे आयुष्मान इस समय बहुत अच्छा आयुष्मान इसमें नहीं इसमें नहीं हो। तो इशू ही यही है कि डेंटल इंश्योरेंस अभी ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस में डेंटल इंश्योरेंस नहीं मैं ट्रॉमा में तो कर रहे हैं कवर। ट्रॉमा में जैसे चोट लग गया, उसमें कुछ मुंह में, फेस में या अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तब वो कवर कर लिया जाता है। लेकिन इन जनरल में नहीं किया जा रहा है, जनरली तो नहीं किया जाता। और अभी ऐसा कोई स्कीम भी नहीं है कि इस तरीके से हो। तो ये भी बढ़ना चाहिए, इसकी तरफ भी कंपनीज को ध्यान देना चाहिए कि हम जो है पब्लिक को जो है उसी में थोड़ा ऐड ऑन कराकर, है ना, अवेयरनेस लोगों के बीच पर डालने। हाँ, कि उसी में या तो डिफरेंट पॉलिसी हो, वो तो बहुत मुश्किल से कराएंगे लोग, लेकिन फिर भी अगर उसी में ऐड ऑन हो जाता है तो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल, पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये, कि उसमें वो डेंटल ट्रीटमेंट। तो उससे क्या होगा कि अवेयरनेस भी बहुत बड़ी रहेगी और ट्रीटमेंट बहुत समय पे लेते रहेंगे। समय पे लेते हैं। हाँ, वही एक्चुअल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि लाइक लोग के बीच में मतलब लोग बहुत सारी चीज़ों से गफलत में है, चाहे वो मिथ हो, चाहे वो लैक ऑफ अवेयरनेस हो, या फिर हाइजीन की कम इंफॉर्मेशन होना। और कहीं ना कहीं जैसे मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, लाइक 4th और 5th स्टैंडर्ड में था, तो मैं पढ़ाई कर रहा था उस दौरान। तो हमारा था तो सरकारी स्कूल, तो बच्चों को ले जाया गया हॉस्पिटल, एम्स ले गए थे मैं उस दौरान। तो हम गए और मैं शायद 4th-5th स्टैंडर्ड में था, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्लीनिंग करी, सब चीज़ें करी, ये सब कुछ करने उन्होंने कहा था। मुझे एक्चुअल में कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने दांत वात क्लीन किया था, और जो याला दांत होता है सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, मेरा मतलब उसी समय से ख़राब होना शुरू हो गया था। और कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स को भी नहीं पता था, और थोड़ा फाइनेंशियल्स का इशू भी होता है, क्योंकि लोगों के मन में मिथ तो होता ही है कि
क्या है क्या नहीं है, और ना लैक ऑफ अवेयरनेस, ना पेरेंट्स को कुछ पता है ना हमें कुछ पता है। तो करते 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 वो इतना लंबा हो गया कि मेरा एक दिन वो दांत पूरा खराब ही हो गया। तो वो मेरे को ही पर्सनली लगता है कि हाँ, स्कूल एजुकेशन में और ये सब चीज़ों में बताना चाहिए लोगों को, सो दैट लोग ज़्यादा ध्यान दे सकें और अंत होने का इंतज़ार ना करें। इसके लिए रेगुलर होते हैं, कई बार हमने भी किए हैं काफ़ी। स्कूल्स में कैंप करते हैं, है ना, डेंटल कैंप होता है, डेंटल चेकअप कैंप होता है, मेडिकल कैंप होता है कभी कभी। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि बच्चे होते हैं तो उनको एडवाइस, उनको देखा जाता है, उनको चेकअप करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं और पेरेंट्स के नाम एक नोट बना के भेज देते हैं कि आपको इसके लिए कंसल्ट करना चाहिए। तो अवेयरनेस तो कराते हैं इस तरीके से। और देखिए पेरेंट्स भी आजकल देखिए सभी ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, अच्छी कंडीशंस में रहते हैं, अपना लाइफस्टाइल बहुत बेटर किया हुआ है। तो अवेयरनेस का ऐसा इशू तो नहीं आना चाहिए पेरेंट्स के साथ। पहले होता था कि हम लोग अवॉइड करते थे कि बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगा तब हम जाके दिखाने वाले हैं, तब हम पूछने वाले हैं कि ये क्या होना है ना, इसमें क्या होना है। तो अभी तो ऐसा नहीं है, जनरली बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जो अभी यंग एज में है। तो अभी तक आपके पास सबसे कम एज का पेशेंट कौन सा है बच्चों में अगर देखा जाए तो? हमारे पास तो देखिए 3 साल का भी आता है ना, और कंसल्ट में 8 महीने का भी करते हैं। जो 8 महीने का बेबी होता है उनके पेरेंट्स भी कंसल्ट करते हैं कि हाउ टू 8 महीने के बच्चे में क्या? नहीं, जैसा कभी होता है कि जब दांत आ रहे हैं, है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि थोड़ा बच्चे परेशान करते हैं उस समय कि दांत आते हैं तो गम्स उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि इन्फ्लेम्ड है, जैसे रेडनेस आ रहा है या पेन कर रहा है, या बच्चा प्रॉपरली नॉर्मली नहीं रह रहा है कि जैसा रो रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है अपनी चीज़ों को। तो उन सब चीज़ों के लिए कंसल्ट करते हैं। या फिर नए दांत आए हैं तो उनको कैसे क्लीन रखना है ना, उनको कैसे हमें कि किस तरीके से क्लीन रखना है। जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि जो ब्रश नहीं कर पाएंगे उनको तो उनकी जो मदर हैं या फादर हैं वही करा सकते हैं, पेरेंट्स करा सकते हैं, दादा हैं दादी हैं, ये सब लोग करा सकते हैं। उसमें सिंपल है कि पानी से गॉज पीस से उसको क्लीन करके आपको बच्चे को रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो मेनली दूध ही लेता है ना, उसकी मेन डाइट तो मिल्क ही है, चाहे वो मतलब गाय का ही दूध ले रहा है या अदर जो भी मिल्क अवेलेबल है वो ले रहा है। तो उसमें क्या होता है कि बॉटल फीडिंग है, जैसे बॉटल फीडिंग है उसको अवॉइड कर देना चाहिए, 2-2.5 साल तक मैक्सिमम उसको जाना चाहिए कि उस समय अवॉइड कर देना चाहिए। रात को भी बहुत बच्चों में हैबिट्स रहती है कि वो सोते हुए बॉटल लेके ही पीते हुए सोते रहेंगे और फिर वो पूरी रात दांतों में जितना भी मीठा है वो लगा रहता है ना। तो उसके लिए एडवाइस करते हैं जैसे अगर बॉटल ही देना है बाद में तो थोड़ा दूध के बाद वो पानी का बॉटल उनको दे दें ताकि वो थोड़ा पानी पी ले, ऑटोमेटिक क्लीनिंग होती रहेगी। या गॉज पीस होता है, जैसे पट्टी नॉर्मली कहते हैं, वाइट कलर का आता है, उससे पेरेंट्स उसको क्लीन कर सकते हैं जैसे पानी से सिंपल। तो ये मतलब ये सबसे मतलब जैसे आपने बताया 8 मंथ्स का, तो कैसे पेरेंट्स कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कैसे वो चेक करें कि उनको एक आइडिया मिल जाए कि लाइक 6 मंथ्स 8 मंथ्स में ऐसा होना शुरू हो जाता है, चाहे एक ही दांत आ रहा हो? क्योंकि जब दाढ़ आती है या दांत आता है, जाहिर सी बात है पेन तो होता ही होगा। जब हमें इस उम्र में पेन होता है जब अकल दाढ़ और सब चीज़ें आती हैं, तो ये बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स हैं या फिर वो क्या क्या ऐसे इंडिकेशंस देते हैं जिसको पेरेंट्स समझ सकते हैं? हाँ, थोड़ा गम्स में लगने लगेगा कि जैसे गम्स नॉर्मल जो है पहले देखा रहता है, सर मैं अपने बच्चे को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा गम्स स्वेलन है, थोड़ा फूल रहा है या थोड़ा रेडनेस उसमें बढ़ा है, तो वो 6 मंथ्स के अराउंड वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि उसमें दांत आना, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ है आने वाला है ना। तो उस समय थोड़ा ध्यान देना होता है कि ये क्या हो रहा है, या नया दांत आया है तो अभी उसे कैसे मेंटेन रखना है। बहुत सारे बच्चे आजकल प्रॉब्लम मैंने जो जनरली देखा है वो ये है कि पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा सा हमें परेशान ना करें इसके लिए वो कुछ ना कुछ उन्हें देने लगते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है या टैबलेट है, ये तो है, ये नॉर्मली चिप्स के पैकेट हैं या कुछ कुकीज़ हैं, टॉफ़ीज़ हैं। टॉफीज और ये सब जो मोस्टली हम लोग भी हमारे घर में इससे को जो रिश्तेदार आता है तो वो लेकर आता है कि बेटा ये लो 100 रुपये देके बेटा चॉकलेट खा लेना, बेटा टॉफी खा लेना, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी के बेटा उल्टी कर देना, कुछ तो कर गुजरो। जी, देखिए हाँ, ये क्या हो रहा है कि बच्चे में फिर वो इफेक्ट तो रहेगा ही कि वो बार बार मीठा खा रहा है, तो बहुत ज़्यादा दांत खराब होते हैं, जो जिन्हें हम जनरली दूध के दांत कहते हैं, प्राइमरी डेंटिशन है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं ऐसी कंडीशंस में। ऐसा नहीं है कि फिर हम ये भी कई बार एक मिथ देख लेते हैं इसमें कि जी ये तो दूध के दांत हैं, हटने हैं, फिर हम नए दांत आएंगे वो तो बढ़िया ही आएंगे। हाँ,
बिल्कुल आएंगे, बढ़िया ही आएंगे, लेकिन अभी तो बच्चे को प्रॉब्लम होने वाला है, वो रोएगा या परेशान होगा तो उसको पेन होगा, कोई परेशानी रहेगी तो वो तो अवॉइड कर, उसको तो ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा ना हमें। ये सब प्रॉब्लम आती है, इसलिए बेटर है कि आप इन सब चीज़ों को, अगर जैसे बच्चा टॉफ़ी भी खा रहा है, मीठा खा रहा है, नेचुरल है, बच्चा मीठे खाएगा ही खाएगा, लेकिन पानी से कुल्ला करा लें, या है ना, उसको ब्रश का इम्पोर्टेंस बताएं कि भाई आपने। तो जो यंग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं 3 साल के हों चाहे वो 8 साल के हों, मतलब 17 से कम वाले बच्चे जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, बहुत अलग चीज़ों पे ध्यान देते हैं और उनका इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं होता है, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो किस तरह अपने बच्चों को इतना समझदार या फिर उनको एक अच्छी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं सो दैट बच्चे उसको फॉलोअप करके उसको एग्जीक्यूट करें? हाँ, देखिए ये जो मैं ब्रशिंग की आपको इम्पोर्टेंस बता रहा था, होता क्या है कि अगर एक बार हैबिट हो गया बच्चे को इस चीज़ का कि ओरल हाइजीन उसको मेंटेन रखना है, तो जैसे ही गंदा होगा ना, उसे प्रॉब्लम लगने लगेगा, खुद को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा बच्चे में, तो वो भागेगा कुल्ले की तरफ, या मुझे ऐसा करना है ना। तो हैबिट डालना, एक बार हैबिट हो गया तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद मेंटेन कर लेगा, वो बच्चा इतना समझदार है कि वो खुद ही अपनी चीज़ों को मेंटेन कर लेगा। बस उसे थोड़ा सा स्टार्टिंग में पुश करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, एक्सप्लेन ना भी करें तो बस करवाएं, जनरली करवाएं उसको। तो उससे क्या है कि उसमें एक हैबिट आ गया, अपने लिए एक इंपॉर्टेंस जाग गई अपनी ओरल हाइजीन के लिए, वो सब चीज़ें होने लगेंगी। दूसरा आपने कहा कि मीठा खाना प्रॉब्लम है या मीठा कुल्ला ना करना। देखिए मीठा खाना ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है इतनी यंग एज में, बहुत ज़्यादा ना खाएं, लेकिन थोड़ा बहुत तो बच्चे खाएंगे ही, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे जहाँ पे बच्चा कुल्ला नहीं कर रहा, उसके बाद वो कई घंटों तक मुंह में बना हुआ है ना, वो प्रॉब्लम कर रहा है। टॉफ़ीज़ और जितनी चॉकलेट्स हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा एडहेयर करेगी सरफेस पे, टूथ सरफेस पे चिपकी रहेंगी, या आपका ये चिप्स वगैरह हैं जितने भी है ना प्रोडक्ट आ रहे हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती हैं नेचर में, इस वजह से कुल्ला ना करना एक प्रॉब्लम है, मीठा खाना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है बच्चे। ओके, तो और जो मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारी लाइक टीथ कंडीशंस होती हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो या फिर भाई 18 20 22 25 वाले हो या फिर 30+ हो या फिर 40+ हो, तो टीथ कंडीशंस एक आदमी के बारे में आपको क्या बताती हैं? आपको भी तो कंडीशंस के कलर शेड्स के भी, हेल्थ के बारे में, हाँ, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में। जी देखिए काफ़ी कंडीशंस बता सकती है, जैसे आपका नॉन वेज जो यूज़ करते हैं ज़्यादा एक्सेसिव, कि वो जो यूज़ कर रहे हैं उनमें अलग एक पैटर्न नज़र आएगा कि उनके दांत की सरफेस, अपर सरफेस ऐसा रिड्यूस हुआ रहेगा, उनको भी सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है काफ़ी ज़्यादा यंग एज में, मतलब 35-40 तक जाते जाते उनको ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके अलावा आपका जैसे स्टेनिंग है, डिफरेंट स्टेनिंग है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की है, जैसे स्मोकिंग है उसका अलग आ रहा है, जो आपका अदर हैं चीज़ें, जैसे अभी आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो केसर और क्या बोलते हैं, हाँ, गुटखा पान मसाला वगैरह है ना, इस तरह की चीज़ें प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनके स्टेन्स आ रहे हैं है ना, उसके लिए भी है। आपका टोबैको है, उसके लिए भी है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग इफ़ेक्ट्स आते हैं ओरल कैविटी पे। सुपारी वगैरह है ना, जैसे इन सब चीज़ें, चाय है, थोड़ा ब्लैक टी बहुत आजकल। हाँ, चाय बताओ, चाय तो कोकीन से ज़्यादा होती है इंडिया में। रोकले ड्रग्स हैं वो, मुझे लगता है। देसी drugs है शायद। लोग बोलते हैं कि तरह तरह की जो ड्रग्स हैं वो बेकार हैं, बोलता हम इंडिया वाले चाय पी के नशा करते हैं फुल पावर। उपयोग करना चाहिए, चाहे ठीक है 1 2 3 आप मैक्सिमम ले लीजिए है ना, उसको ज़्यादा जितना उपयोग करेंगे उतना इफेक्ट आएगा। चाय बहुत, हाँ जी सेम आएगा, सेम आएगा। कुछ तो कई बार तो देखिए, तो वो चीज़ें हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम कुछ टॉनिक्स यूज़ करते हैं, जैसे उसका भी इफेक्ट आ जाता है। हालांकि वो तो अच्छे हैं, आपको विटामिन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं, उनका भी इफेक्ट आ जाता है। कई बार सप्लीमेंट्स का भी इफेक्ट आ जाता है। इशू नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर अगर आ गया है, उसका भी इफेक्ट आ गया है, तो स्केलिंग यानी दांतों का सफाई करा लेना चाहिए, मतलब जिससे वो चीज़ कंडीशन आगे ना बढ़े। कैलकुलस है, प्लाक है या स्टेन्स है, बहुत ज़्यादा नहीं बड़े रहने चाहिए। जी, आपने नॉनवेज के बारे में बोलता, तो क्या नॉनवेज कंजम्पशन आपके दांतों के कलर पे भी इफेक्ट डालता है? ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो मसाले हैं उनका थोड़ा बहुत इफेक्ट तो रहता है, हाँ। लेकिन नॉनवेज का क्या रहता है, उसमें चबाते ज़्यादा हैं है ना, और बहुत ज़्यादा उसको आकर च्यूई कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट दांतों की जो ऑक्लूजन सरफेस है, मतलब जो चबाने वाली सरफेस है, उसके ऊपर आता है। तो एक एज आते आते वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक। जो लोग एक्सट्रीम कंजम्पशन करते हैं, एक्सट्रीम कंजम्पशन, जो दिन रात रेगुलर डेली हफ्ते में 4 से 5 बार खा रहे हैं, मतलब हाँ, 3 बार 4 बार नॉर्मली खा लेते हैं कई बार, तो वो इफेक्ट।
और ये जो केनाइन्स है हमारे भी जो केनाइन्स होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि बने ही है मांस खाने के लिए, बने हैं उसको फाड़ने के लिए। केनाइन्स बनते ही हैं सारे जानवरों में इस वजह से। तो क्या हमें उस हिसाब से नॉनवेज खाना चाहिए? क्योंकि हम कार्निवोरस इवॉल्व हुए थे, मीट हमने ज़्यादा खाया है अपने इवोल्यूशन में, तो हम मीट के हिसाब से तो अडेप्ट हो चुके हैं, तो क्या वो सही है? नहीं, जो ह्यूमंस हैं वो दोनों ही कंज्यूम कर रहे हैं ना, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट हैं या ना एनिमल प्रोडक्ट हैं, दोनों ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये हो रहा है कि एक्सेसिव यूज़ करने से प्रॉब्लमेटिक है। और कुछ मीट ऐसे भी हैं जैसे हार्ड होते हैं, है ना, और उसमें फाइबर ज़्यादा है, तो आप च्यू करते हुए महसूस करते हैं कि वो फाइबर्स आपके दांतों के बीच की गैप में या गम्स में जाके अटक गया है, तो वो गम्स को प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार स्पेस क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। आप काफ़ी देर तक, आधे एक घंटे तक लगे हुए हैं कि नहीं, यहाँ इनफैक्ट वो ब्रश के बाद ढंग से निकलता नहीं है, उस चक्कर में लोग उसमें कुछ लोग तो जीव में तिल्ली करते हैं, कुछ दांतों में तिल्ली करते हैं, हाँ, टूथपिक। और तिल्ली करते करते वो गड्ढा बन जाता है। टूथपिक क्या अच्छी चीज़ है? नहीं है। टूथपिक नहीं, अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए इंटरडेंटल ब्रश आ गए हैं अभी, जो एक मेटल का हल्का सा बहुत ही थिन वायर, हाँ, बहुत माइनर से ब्रश रहते हैं उसके, उसको यूज़ करना चाहिए। टूथपिक में क्या चांस है कि वो एक तो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो उस पे ऐसा कोई सरफेस नहीं है जो मटेरियल को बाहर लेके आएगा, या अगर टूट गया वो बाई चांस तो वो और प्रॉब्लमेटिक है। आप अच्छा, अगर उसका आगे का वो जो पॉइंट टाइप है अगर वो टूट गया तो क्या वो किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन जनरेट करेगा क्या वो? हाँ हाँ, क्योंकि वो वुड का है तो वुड एक्चुअल में कॉज कर सकता है। नहीं, वुड नहीं करेगा, लेकिन वुड एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को, है ना। उसने वहाँ पे जितना भी सबस्ट्रेट था वो भी एब्जॉर्ब किया हुआ है, और डेफिनेटली उसमें कुछ था तभी आप टूथपिक उस प्लेस पे यूज़ कर रहे थे, वो भी वहीं रह गया और वो वुड भी वहीं रह गया, वो जो अब कॉन्टीन्यूसली आपके गम्स को इरिटेट कर रहा है ना। तो इस वजह से वहाँ पे स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन रहेगा। तो फिर आपको निकलवाना पड़ेगा, या तो मतलब नियरेस्ट डेंटिस्ट से आप कंसल्ट करेंगे या अपने आप ही प्रयास करेंगे निकालने का। लेकिन होगा क्या कि प्रॉब्लमेटिक होगा, तो इससे कि टूथपिक को अवॉइड करें। इंटरडेंटल ब्रश हैं, जनरली अवेलेबल रहते हैं हर जगह, ज़्यादातर मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाते हैं। अच्छा। उसको आप यूज़ करें। क्या कॉस्ट होती होगी उसकी मोस्ट प्रोबब्ली, मतलब मिनिमम मैक्सिमम कुछ? मेरे ख्याल 5 का पैक आता है उसका, 150-200 रुपये का होना चाहिए। अच्छा, ओके। और वो रीयूजेबल है और लाइक वन टाइम? हाँ, हो जाता है, उसको पानी से क्लीन करके रीयूज़ कर सकता है। हाँ, बस ये है कि सिंगल पर्सन यूज़ करे। पूरे खानदान में एक ही चबा रखा है, पापा भी इससे लगे, दादी जी भी इससे लग रखी है, दादाजी ने वही कर रखा है, बेटा लाओ जरा, कल मैंने चिकन खाया था, परसों आज तक फंस रखा है। नहीं, इट हैपेंस। हाँ, वो देखता हूँ मैं कभी। इवन ये भी मैंने पर्सनली देखा है कि जब हमारे दांतों में वो गड्ढे होने, कैविटी होना शुरू हो जाती है, तो उसमें चीज़ें फंस जाती हैं और वो निकलती नहीं है फिर उससे, क्या कहते हैं, ब्रश से। और फिर वो जब 1-2 दिन बाद निकलती है तो उसमें बहुत बुरी स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को पर्सनली लगता है कि हाँ, वो 2 दिन बाद निकल रहा है, तो वो कितना इम्पैक्ट छोड़ के गया होगा हमारे दांतों पर, खराब करने के लिए उसे। ये जो ट्रीटमेंट्स है, रूट कैनाल हो गया, कैपिंग हो गई, और फिर फाइनली एक्सट्रैक्शन, तो इसका क्या स्टेजेस क्या होनी चाहिए कि इतना ख़राब है तो आप ये करवा लो वो? ये क्या हो रहा है कि देखो, जैसे जब केरीज स्टार्ट हुआ ना, तो वहाँ से प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ। तो अगर आप जिस स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे तो वो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसे जब केरीज लगा था तो फिलिंग, सिंपल रेस्टोरेशन हो जाए उसका, फिलिंग हो जाए उसमें, तो वो वहाँ पे रुक गया है, ठीक है। अब वहाँ पे नहीं हुआ है, या कई साल फिलिंग करा लिया है, उसके कई साल बाद अब वो दोबारा प्रोग्रेस करा है, तो अब वो अगर पेन करने लगा है या सेंसिटिविटी देने लगा है, जैसे मीठा खाने में कोई प्रॉब्लम कर रहा है या ठंडा गर्म उसमें ज़्यादा लग रहा है, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए हम जा रहे हैं कि फर्दर डीके आगे उसकी पल्प तक पहुंच गया है, उसकी नसों को, नर्व्स को छेड़ने लगा है, तो उसमें हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मतलब वो वहाँ पे दांत को फिर से बचा लिया गया। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद क्राउन उसमें लगाया जाता है, जिससे उसकी प्रोटेक्शन रहती है कि वो दांत बहुत ज़्यादा जल्दी टूटेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। एक उसको कवर कर दिया गया है, उसको सपोर्ट दे दिया गया है कि वो टूटे ना। क्या ये जो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ झेली है कि मेरा आरसीटी हुआ। आरसीटी होने के बाद उन्होंने वाइट थोड़ा पेस्ट डालते हैं उसको शेप बनाने के लिए, अंदर बंद कर वो करा, पहले बंद करा। उसके बाद उन्होंने बोला कि ना, जब सब कुछ सेटल कर दिया, उन्होंने क्लीनिंग कर दी सब चीज़ों की, उसके बाद उन्होंने बोला कि ना आपको इस पर क्राउन लगाना है, सो दैट ये नेचुरल लगे जैसे बाकी दांत देखते हैं ना। और मैंने वो नहीं लगाया, ठीक है। वो मतलब कि मेरा था कि मैं लगा दूंगा कुछ दिनों बाद। वो करते करते मैंने उसको, और मोस्टली मुझे जितने लोग मिले अभी तक, जितने लोगों ने मुझे चीज़ बताई है, तो उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने क्राउन नहीं लगाया,
तो वो उसकी लाइफ स्पैन दांत की वैसी ख़त्म हो रखी थी। अब जितना लेट उसको ख़राब होना था, वो उससे पहले ख़राब हो गया, क्योंकि जो भी फीलिंग्स या फिर जो भी मैनेजमेंट था वो सारा तितर-बितर हो चुका है। वो सब कुछ बिखर चुका है। तो क्या क्राउन एक्चुअल में उसके उसकी लाइफ को बढ़ाता है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो जिसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया गया है, मान के चलिए कि वो काफ़ी डिके रहा होगा उसमें, जनरली काफ़ी डिके रहता है, टूथ स्ट्रक्चर काफ़ी डैमेज होगा, तभी जाके क्राउन आरसीटी हम कर रहे हैं। या अगर माइनर भी डैमेज है, तो होता क्या है कि उसका नरिशमेंट तो कट गया है, अब वो चांसेस हैं उस दाँत के ब्रिटल होने के बहुत ज़्यादा। ब्रिटल रहेगा, तो जैसे ही एक्सेसिव फोर्स उस पे पड़ा, तो वो क्या होगा कि उसका एक पार्ट है, वो चिप ऑफ हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, या काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए उस पर क्राउन लगाना चाहिए, जो मैकेनिकली और केमिकली दोनों लॉक हो जाता है, मतलब उस पर चिपक जाता है और उसको सपोर्ट करता है कि वो फर्दर आगे डैमेज ना हो, उसका कोई भी वॉल है, कोई पोर्शन है, वो डैमेज ना हो। उससे लाइफ उसकी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। क्या इंटरनली ख़राब होने के चांसेस होते हैं उसके दोबारा, जो आपने क्लीनिंग कर दिया वहीं से दोबारा कुछ अंदर ही अंदर कुछ ऐसा इवॉल्व हो जाए कि वो फिर ख़राब होना शुरू हो जाए क्राउन लगने के बाद भी? इन जनरल तो नहीं है ऐसा, इन जनरल तो नहीं है। कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा देखा जा सकता है कि भाई कोई प्रॉब्लम रहा, माइक्रो लीकेज रहा, या अंदर कोई लीकेज छूट गया था, तो उसकी वजह से आगे फर्दर और ख़राब हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं कि क्राउन ढीला हो गया है, लूज़ हो गया है, तो लीकेज हो रहा है अंदर, है ना, वो प्रॉब्लम कर रहा है, या कुछ उस समय ध्यान नहीं दिया गया है, या क्या बात हुई है कि अंदर कोई एक डिके पोर्शन रह गया था, वो फर्दर ग्रो कर गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। जनरली तो नहीं आने वाला है, सालों साल ऐसा प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो जो ये डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना है और कैसे इनकी मेंटेनेंस किस तरह से की जाती है, या कुछ रेगुलर चेकअप्स? जी, जी। ये डेंटल इम्प्लांट की काफ़ी अच्छी लाइफ हम मानते हैं, है ना? और बहुत ही कम ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आता है उसमें। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं, डेंटल इम्प्लांट हम जनरली करते कहाँ हैं कि जहाँ पे हमें क्राउन एंड ब्रिज चाहिए, है ना? कि 1 दाँत मिसिंग है, 2 दाँत मिसिंग है, या काफ़ी दाँत मिसिंग है। तो उसमें पहले जो ट्रेडिशनल मेथड थे वो थे कि हम साइड वाले जो दाँत होते थे, उनसे हम सपोर्ट लेते थे, तो उनको भी हमें रिडक्शन करना पड़ता था, उनको भी हम रिड्यूस करते थे थोड़ा, उसके ऊपर क्राउन लेके, सपोर्ट लेके, तब हम यूज़ करते थे कि हम एक ब्रिज बनाते थे, जिसे हम एफपीडी कहते हैं, फिक्स पार्शियल डेंचर आता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो मिसिंग है सिर्फ उसी को करना है ना? तो उसके लिए हमने इम्प्लांट में जा सकते हैं। इम्प्लांट करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो ये कि जो आगे या पीछे का दांत है उनको नहीं छेड़ा गया, उन पर कोई बैड इफेक्ट नहीं आया उसका। दूसरा ये है कि आपको लाइफ अच्छा मिल रहा है ना? कॉस्टली भी अब इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसे डिफरेंस आ रहा है। जो फिक्स पार्शियल डेंचर का कॉस्ट आता है लगभग अप्रोक्सीमेशन में उसी के आसपास इम्प्लांट भी हो जाते हैं, है ना? उनके मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा उसका बजट नहीं बन पा रहा है, या इस तरीके से सोचना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर फिक्स पार्शियल डेंचर के लिए जा रहे हैं तो इम्प्लांट के लिए भी जा सकते हैं। लाइफ स्पैन बहुत अच्छा है, 8-10 साल तो हम जनरली मान के चलते हैं, होता है। और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। मतलब नॉर्मली जो आदमी कुछ ना कुछ अलग, अखरोट तोड़ने से लेकर और मांस खाने तक, जो भी लोग, क्योंकि सब अलग अलग काश की कोल्ड ड्रिंक खोलने तक सब कुछ, जो जो अलग अलग हरकतें अपन लोग करते हैं, कि कोई तार छील रखी है, दांतों से हर तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लोग बियर की बॉटल्स तोड़ के ऐसा लग रहा है कि उनके लिए ताम पत्र लेकर आना है कि लो ये लो, तुम्हारे ताम पत्र उतर जाएगा तो तुम अपने दांतों से बियर का ढक्कन को खोला है। तो ये जो ये क्या जो भी इसके साथ पर्सनली और ये मस्कुलर इंडिकेशंस जोड़े जाते हैं, तो क्या ये इन सब चीज़ों को निभाने के लिए परिपूर्ण है, जिन दांतों की आप बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो आपको कभी नहीं करना चाहिए। कभी कि आप अखरोट तोड़ रहे हैं या बॉटल खोल रहे हैं उससे, या कोई और हार्ड सब्सटेंस से कोशिश कर रहे हैं कि मैं कर लूँ, वो तो नेचुरल टूथ से भी नहीं करना है नहीं करना है, हाँ, मतलब करना ही नहीं है नेचुरल, चाहे वो ना, और इम्प्लांट से भी नहीं करना है, नॉर्मल क्राउन लगाए उससे भी नहीं करना है। जितनी इस तरह की चीज़ें हैं उनके लिए आपको अलग से कुछ चीज़ मिला रहता है, उससे आप कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, अखरोट फोड़ लीजिए, है ना, वो सब चीज़ों को यूज़ करें। और इसकी मेंटेनेंस के लिए कितने कितने दिनों में आपको लोगों के पास से रीचेकअप के लिए आना होता है कि सर देख लीजिए दांतों में प्रॉब्लम ना आ रही हो? डिपेंड करता है ओरल हाइजीन। अब बहुत सारे लोग होते हैं उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, तो 6 महीने का हम जनरली एडवाइस करते हैं कि 6 मंथ्स में आप एक बार चेकअप करा लें। अगर नहीं हो रहा है प्रॉब्लम तो साल भर में आप कराइए एक बार, एक जनरल चेकअप अपना करा लीजिए, जिससे आपकी सभी प्रॉब्लम्स का उसमें निकल आता है कि क्या क्या होना है। ब्रेसेस, ये जो ब्रेसेस लाइनर्स हैं, ये कितने ज़्यादा नेसेसिटी है इन चीज़ों की?
क्या ये ओरल हाइजीन और पूरी प्रॉपर हेल्थ में भी यूज़फुल है या सिर्फ ये एस्थेटिक चीज़ है? नहीं, मैं मेन देखिए मेन पर्पस लोगों का ऑर्थो ट्रीटमेंट कराने के लिए जो हमारे पास आते हैं वो जनरली एस्थेटिक है। क्या वो अच्छा दिखें, उनका जब वो स्माइल कर रहे हैं तो वो बेटर दिखें, कॉन्फिडेंट फील करें। लेकिन इसका जो फंक्शनल इफेक्ट है वो भी है कि अगर दांत आगे पीछे हैं, जैसे क्राउडिंग है, घने हो गए हैं आपस में, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो उनसे क्या है कि प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगा, गम्स प्रॉब्लम उसमें आ सकता है, कैरीज भी डेवलप हो सकता है। तो फर्दर उससे क्या होगा कि लूजनिंग ऑफ टूथ हो जाएगा, जैसे दांत ढीले पड़ने लगेंगे कुछ। तो वो भी है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर जैसे कभी होता है कि वो बाहर निकला हुआ है तो कभी लिप पे या चीक्स अंदर से म्यूकोजा पे रब कर रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम भी कर सकता है। इसलिए फंक्शनल और एस्थेटिक इफेक्ट दोनों हैं उसके। जनरली कराते लोग एस्थेटिक के लिए, खूबसूरत देखने के लिए जिनके फंक्शनली कराने चाहिए लेकिन लोग। फंक्शनली भी कराने चाहिए, बिल्कुल कराने चाहिए। एक सवाल मैंने मिस कर दिया था, दैट इज़ कि वो जो हम लोग इम्प्लांट कराते हैं तो उसका मतलब आप थोड़ा लोगों को अगर जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकें, क्योंकि लोगों के लिए होता है कि वो दांत एक बीमारी है और उसको ठीक करने वाला डॉक्टर एक जिनी की तरह है कि उसने चिराग घिसा, वो निकला, हुक्म मेरे आका, आका ने हुक्म दिया और उसने हाथों हाथ कर दिया। तो एक्चुअल में जो जैसे आप 10 साल का समय बता रहे हैं उसका, तो उसके लिए जाहिर सी बात है थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है इन ड्यूरेशन ऑफ जब वो उस पर काम चल रहा हो। तो ये कितने महीने का प्रोसेस होता है शुरुआत से लेकर और जब आपके पूरे दांत इम्प्लांट हो जाते हैं सब? देखिए डेंटल ट्रीटमेंट जनरली आपकी मल्टीपल सेटिंग्स लेते हैं, एकदम ऐसा कभी नहीं होता है कि एकदम हो जाए। हाँ, अगर आपको पेन हो रहा है तो उसको तुरंत आपको उससे रिलीफ दिया जाएगा। इन्फेक्शन है या जो अभी कंडीशन तुरंत जिससे रिलीफ मिलना है आपको। लेकिन ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में, कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में थोड़ा सा समय लगता है। कई बार सिंगल सिटिंग है, लेकिन कभी डबल है, कभी ट्रिपल सिटिंग है या मल्टीपल सिटिंग्स लगती हैं। ऐसे ही डेंटल इम्प्लांट है। डेंटल इम्प्लांट आप मिनिमम मान के चलिए कि 3 मंथ से पहले नहीं होने। हाँ, इमीडिएट भी है, इमीडिएट लोडिंग भी है, लेकिन जनरली नहीं है, इन जनरल तो नहीं है वो। आप जनरली मान के चलिए 3 मंथ का समय लेगा। पहले आपको जैसे इम्प्रेशन हो गया आपका, डायमेंशन चेक कर ली गई हैं, एक्सरे रीड कर लिया गया आपका, उसके बाद आपको इम्प्लांट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट दे के आपको बुला लिया जाएगा, उसमें आपको इम्प्लांट मिलेगा, जिससे आप मान के चलिए कि 3 महीने बाद उसमें प्रोस्थेटिक पार्ट शुरू होगा, जिसमें उस ऊपर का एक पोर्शन होता है जो क्राउन पोर्शन जिसे हम कहते हैं, वो रेगुलर जैसे चेकअप्स हैं या एग्जामिनेशन है, हम ब्लड टेस्ट वगैरह तो करते हैं रेगुलर बेसिस पे। ओरल एग्जामिनेशन जो है वो सबसे लास्ट में आता है हमारी प्रायोरिटी में, हेल्थ प्रायोरिटी में। तो ये ओरल और डेंटल हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ और लाइफ स्पैन पे कैसे फ़र्क डाल सकता है? देखिए ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसका, क्योंकि आप अगर अच्छा महसूस ही नहीं कर रहे हैं, है ना, आपका मुंह में जैसे गम्स में ब्लीडिंग है या गम्स में कोई प्रॉब्लम है, ये दांत आपके गंदे दिख रहे हैं, स्टेनिंग है, कैलकुलस है, आपको फॉल्स स्मेल आ रहा है अपने ही ओरल कैविटी से, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत आती हैं। जैसे पेन है कॉन्टीन्यूस, आप कुछ भी खा रहे हैं, हम कहीं गए, थोड़ा एक दांत में कैविटी सा हुआ है, आपने कुछ खाया और वो अटक गया है, कुछ परेशान कर रहा है, या गम्स में कुछ लग गया है, रह रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी करता है। उसके बाद हम जो भी हम खा रहे हैं वो तो ओरल कैविटी से ही जा रहा है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे आएगा ही आएगा। हम और जैसे कई लोग होते हैं वो 50 एज तक, 50, 55, 60 तक जाते जाते मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करा चुके होते हैं, मल्टीपल दांत उनके निकल चुके हैं, तो वो प्रॉपर्ली नहीं खा पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, है ना। या कई दांत अभी भी हैं जो एक्सट्रैक्ट नहीं हुए लेकिन खोखले हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो वो नहीं चबा पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, भोजन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो जब हम प्रॉपर डाइट ही नहीं ले रहे हैं तो कैसे हम बॉडी मेंटेन रखेंगे, है ना। अब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं वो प्रॉपर खा रहे हैं, आप जो खा रहे हैं वो अच्छा है, बेटर है आपकी बॉडी के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। और बहुत ओरल कैविटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी ओवरऑल हेल्थ पर। बिल्कुल। तो मैं कह रहा था कि हाँ, आप फूड हैबिट्स के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे स्टिकी फूड आइटम्स हैं, चॉकलेट है, स्वीट जितने भी हैं स्वीटनर्स हैं, वो तो बैड इफेक्ट करते ही हैं। बाकी आपका जितने स्टिकी फूड हैं वो भी बहुत ज़्यादा एडहेयर करेंगे आपके टूथ सरफेस पे, और जितना वो लगेगा सरफेस पे उतना ही बैक्टीरिया को खाने को मिला है, सबस्ट्रेट मिल गया है उसे, तो वो उतना जल्दी ग्रो करेगा
उतनी जल्दी डिमिनरलाइज करने लगेगा दांतों को और वो आपके इफेक्ट नज़र आएगा दांतों में। तो एक तो हो गया कि स्टिकी फूड आइटम्स हैं थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए, जैसे चॉकलेट हैं या जितनी भी अदर मटेरियल्स हैं, और आपके जितने मीठे हैं जिसमें टेस्ट होता है कि आपका मीठा है, या फिर अगर मैं इन जनरल कहूँ तो कुछ भी खा रहे हैं तो उसका इफेक्ट तो है ही है, अगर वो सरफेस पे रहता है। जैसे आपको नमकीन है, आप कहेंगे कि मीठा तो नहीं है लेकिन खाना तो है ही है, वो बैक्टीरिया उसे भी खाएगा। तो होता क्या है कि हमें उसके लिए कुल्ला करना है। साधारण पानी भी बहुत है, अगर आप साधारण पानी से भी कुल्ला कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट बहुत कम होने वाला है ना, 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम उसका। कई लोग होते हैं कि जैसे चाय पिया है तो उसका टेस्ट मुंह में रहने देना चाहते हैं, या कुछ उनका फेवरेट फूड आइटम खाया उन्होंने तो वो चाहते हैं कि हमारे मुंह में थोड़ा देर फ्लेवर रहे उसका, तो उसको अवॉइड करें। उसके लिए कुल्ला कर लें तुरंत। आपने खा लिया, जितना एंजॉय करना था उससे करा है आपने, अब उसको कुल्ला कर लें। और अगर कोई आदमी मीठे का शौकीन है, चॉकलेट का शौकीन है, कॉफ़ी, चाय, सबका शौकीन है और वो ये नहीं छोड़ सकता, तो ये सब छोड़े बिना वो अपनी ओरल हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकता है? हाँ, सिंपल मेथड है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है किसी के लिए भी। 2 टाइम आपने ब्रश करना है, ठीक है। जेंटली करना है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है उसमें, बहुत ही जेंटल तरीके से करें। सो एक बार मॉर्निंग का हो गया, एक बार नाइट का हो गया, रात पे आपने खाने के बाद, डिनर के बाद वो करना है। दूसरा हो गया कि आपने कुछ भी खाया है उसके बाद कुल्ला कर लीजिए तुरंत, या पानी पी लीजिए। अगर आप कुल्ला नहीं कर सकते हैं या आप कुल्ला करेंगे, मान लीजिए सिंक नहीं है या इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो पानी पी लीजिए, 2 घूंट पानी पी लीजिए आराम से, है ना। लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ऐसा कर लेना चाहिए, जिससे हमारे उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। बैक्टीरिया ग्रो करता है, किस पे ग्रो करेगा? उससे जब कुछ खाने को मिलेगा, है ना, वो खाएगा, खाने से जो वो प्रोडक्ट बनाएगा वो एसिडिक होते हैं, वो ही इफ़ेक्ट करते हैं दांत को, जो उसके डिमिनरलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें 2 से 3 मिनट के अंदर या तो पानी पी लें या कुल्ला कर लें, और 2 टाइम आप ब्रश करें। और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रह रहा है तो अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। पैसे ना बचाएं लेकिन अपने दांतों को बचाएं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। दोस्तों, हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं डॉक्टर गंधर्व डोगरा जी को, जिन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी और उन्होंने हमें आज ये भी बताया कि जो दुश्मनों के दांत खट्टे होते हैं उसका एक्चुअल रीज़न क्या होता है, कि वो किस तरीके से ब्रश कर रहे हैं, क्या उनकी फूड हैबिट्स हैं और किस किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है डेंटल प्रोसेस में, तो हम आखिरी में डॉक्टर गंधर्व का नंबर डाल देंगे, आप उनसे ऑनलाइन सजेशंस भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट।